ऐसे मोडियां बहुत आए बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इस भड़काऊ बयान पर अकबरुद्दीन के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। देश भर में गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, तभी उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला। 5 जनवरी 2013 यानी भड़काऊ बयान देने के 11 दिन बाद हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर तंदूर कस्बे के ईदगाह मैदान में मुस्लिमों की भीड़ को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई का बचाव किया। असदुद्दीन ने लगभग चीखते हुए कहा, मैं और मेरा भाई एंटी नेशनल और एंटी हिंदू नहीं हैं। अब मैं भी डालता हूं यूट्यूब पे, अब देखो, आप लोग देखेंगे ना, उसको डालूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे डालता हूं, देखो आप यूट्यूब। फिर ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, या बढ़ के आते फिर आएंगे। और अगली बार किसको लेके आऊंगा मैं, किसको लेके आऊंगा मैं, किसको लेके आऊंगा मैं? मैंने सुना तुम क्या बोले, तो वो भी यूट्यूब पे आ जाएगा। मैंने सुना तुम क्या बोले, आओ तुम बोलो, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे, कानून को अपने आप को हवाले करेंगे। हम डरने और भागने वाले नहीं हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना कभी इंशाअल्लाह रहेंगे। हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई किरण कुमार रेड्डी से है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं तुमसे भीख मांग कर कह रहा हूं, तंदूर की आवाम, जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन होगा, इस कांग्रेस और बीजेपी को अपना एक वोट भी मत देना, इनको घर में बिठाओ, ये कुछ नहीं कर सकते। ये आवाम दुश्मन है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मंजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस और बीजेपी का एक साजिश है। इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आओ इस कारवां में जम हो जाओ। मैं दावत दे रहा हूं तमाम हमारे भाइयों से, किसी भी मजहब को मिले और एक साथ काम करें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इसमें हम आपको ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझकर उससे प्रेम कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक जमी की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैदराबाद में समरकंद से आए आसफ जहाँ की वंशावली राज कर रही थी। ये निजाम कहलाए। 1911 में इसी वंश के आसफ जहाँ मुजफ्फरुल मुल्क सर मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद रियासत की गद्दी संभाली थी। हैदराबाद रियासत एक शख्स बहादुर यार जंग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिमों का एक संगठन बनाया। इसका नाम मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी MIM रखा गया। इसका मकसद मुस्लिमों को अपनी बात रखने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देना था। 1944 में MIM बनाने वाले बहादुर यार जंग की अचानक मौत हो गई।
कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। इसके बाद MIM संगठन का नेतृत्व कासिम रजवी के पास चला गया। दरअसल निजाम ने आम लोगों की एक सेना बना रखी थी जो ज़रूरत पड़ने पर हथियार उठा सके। कासिम रिजवी इन्हीं रजाकारों के मुखिया थे। इतिहासकार मोहम्मद नरूहुद्दीन खान के मुताबिक अगस्त 1948 में रजवी के आदेश पर रजाकारों ने हिंदुओं के भैरनपल्ली गांव पर हमला कर दिया। इस हमले में दर्जनों महिलाओं से रेप किए गए, जबकि 118 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद अगर कोई मुस्लिम भी रजाकारों के खिलाफ बोलता था तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। भैरनपल्ली कांड के बाद ही रजवी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की निगाह में चढ़ गए। पटेल कतई नहीं चाहते थे कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क हो, वो भी भारत के उस इलाके के बीचों बीच जहां चारों ओर हिंदू आबादी थी। 13 सितंबर 1948 को पटेल ने भारतीय सेना को ऑपरेशन पोलो की इजाज़त दे दी। इसके बाद सेना हैदराबाद में घुस गई। 5 दिन तक रजाकारों से चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना की जीत हुई। हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। भारत सरकार ने MIM संगठन पर बैन लगा दिया और कासिम रजवी को गिरफ्तार कर लिया। 9 साल बाद रजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। इसके साथ ही MIM पर लगे बैन को भी हटा दिया गया। 1957 में भारत छोड़ने से पहले रजवी और अन्य MIM नेताओं ने गुप्त तरीके से संगठन के एक वकील के घर बैठक की। इसमें युवा और जोशीले अब्दुल वहीद ओवैसी ने भी शिरकत की। रजवी नए हाथों में MIM की कमान सौंपना चाहते थे। जब रजवी ने अब्दुल वहीद ओवैसी के सामने इसका प्रस्ताव दिया तो वो मान गए। इस तरह अब्दुल वहीद ओवैसी MIM संगठन के प्रमुख बन गए। अब्दुल वहीद ओवैसी ने संगठन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी AIMIM रख दिया। उन्होंने इसे एक मुस्लिम संगठन की बजाय राजनीतिक पार्टी का रूप दिया। AIMIM का पार्टी संविधान नए सिरे से लिखा गया। 1957 के बाद से OBC परिवार की तीसरी पीढ़ी का पार्टी पर दबदबा है। अब्दुल वहीद ओवैसी मौजूदा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। 1960 में पहली बार AIMIM पार्टी ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। तब तक चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन करते थे। इस म्यूनिसिपल चुनाव में 24 वार्ड में AIMIM पार्टी को जीत मिली। हैदराबाद म्यूनिसिपल के मल्लेपल्ली वार्ड से अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को टिकट दिया था। एक तरह से ओवैसी परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी सलाउद्दीन ओवैसी की राजनीति में एंट्री हो गई थी। इस म्यूनिसिपल चुनाव में सलाउद्दीन को जीत मिली। 2 साल बाद ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में पत्थरघट्टी विधानसभा से पहली बार जीतकर सलाउद्दीन विधायक बन गए। साल 1975 की बात है। अब्दुल वहीद ओवैसी हज जाने के लिए हिम्मतनगर स्थित अपने आवास से निकलने ही वाले थे कि दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। मौलवी अब्दुल वहीद ओवैसी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने पार्टी की अध्यक्षता संभाली। सलाउद्दीन के अध्यक्ष बनने के बाद फ़र्क ये आया कि अब उनके नेता हैदराबाद निगम और आंध्र प्रदेश विधानसभा के अलावा सांसद के भी सदस्य बन गए थे। हैदराबादी कहते हैं कि सलाउद्दीन ओवैसी ने लोगों के दिलों पर राज किया, इसलिए उन्हें सलार मिल्लत की उपाधि दी गई। 1984 में सलाउद्दीन हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके बाद 2004 तक लगातार 6 बार इस सीट से सांसद रहे। 13 मई 1969 को हैदराबाद में पैदा हुए असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो लौटे तो उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अपने पिता की तरह सलाउद्दीन ने भी 1984 में बेटे असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। इस साल वो पहली बार चार मीनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत गए। 1999 में उन्होंने दोबारा उसी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल की। 2004 में पहली बार ओवैसी अपने पिता के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। तब से वो लगातार इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। 2008 में बिना किसी विरोध के असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM का अध्यक्ष बना दिया गया।
वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ओवैसी हर मंच पर मुस्लिमों की समस्याओं से जुड़े सवाल उठाते हैं। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुस्लिम शिक्षा और आर्थिक पहलू पर इतना पिछड़ा क्यों है? मुस्लिम युवाओं को लगता है कि उनके हक में ये सवाल उठाने वाले ओवैसी इकलौते नेता हैं। यही वजह है कि उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ती है। मुस्लिमों के हक में आवाज़ उठाते वक्त वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सांप्रदायिक नेता भी कहा जाने लगा है। सलाउद्दीन के समय AIM-IM आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में सक्रिय थी, मगर असदुद्दीन ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ज़िंदगी में मुकद्दर के फैसले आप और हम नहीं तय करते हैं, इसे ऊपर वाला तय करता है। ये सही है कि जवानी में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। 1994 में बिज़ी ट्रॉफी को याद करते हुए ओवैसी ने कहा था कि इस टूर्नामेंट में मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहा था, जबकि देश के मशहूर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद बेंगलुरु टीम से खेल रहे थे। ओपनिंग गेंदबाजी करते हुए इस मैच में मैंने 6 विकेट लिए और वेंकटेश प्रसाद के खाते में सिर्फ 2 विकेट आए। मेरा साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन वेंकटेश प्रसाद का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि बाद में मेरे वालिद ने मुझे कहा कि पढ़ने पर ध्यान दो। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। इस तरह मेरा क्रिकेटर बनने का सपना पीछे रह गया। लंदन से लौटा तो पिता के कहने पर मैं राजनीति में आ गया। ओवैसी ने थोड़ा ठहर कर कहा कि देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है, ये किस मंजिल और राह पर लेकर आपको जाती है आप भी नहीं जानते हैं। असदुद्दीन के छोटे भाई अकबरुद्दीन का जन्म 1970 में हुआ था, जब असदुद्दीन लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। तब अकबरुद्दीन अपने पिता के साथ अक्सर राजनीतिक जलसों में जाया करते थे। पिता सलाउद्दीन चाहते थे कि अकबरुद्दीन मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बने, लेकिन अकबरुद्दीन ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इस दौरान सलाउद्दीन को पता चला कि अकबरुद्दीन का एक ईसाई लड़की से इश्क चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद पिता और पुत्र के रिश्ते में तल्खी आ गई। 1995 में परिवार के खिलाफ जाकर अकबरुद्दीन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबीना से शादी कर ली। करीब 3 साल बाद 1998 में सलाउद्दीन की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। इस दौरान कभी ओवैसी परिवार के वफादार रहे अमानुल्लाह खान ने परिवार का साथ छोड़ मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी बना ली। 1999 के विधानसभा चुनाव होने थे और अमानुल्लाह पिछले 5 बार से चंद्रयान गुट्टा सीट पर जीत रहे थे। सलाउद्दीन को लगा कि उनका बेटा अकबरुद्दीन ही अमानुल्लाह को हरा सकता है। एक रोज़ सलाउद्दीन ने गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे अकबरुद्दीन को मिलने के लिए बुलाया। पिता और बेटे के बीच मुलाकात हुई और सारे विवाद सुलझा लिए गए। तय ये हुआ कि अकबरुद्दीन की पत्नी सबीना को इस्लाम कबूल कराया जाएगा और उनका नाम सबीना फरजाना होगा। 1999 में अकबरुद्दीन ने AIM-IM से अमानुल्लाह के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अकबरुद्दीन को जीत मिली। अकबरुद्दीन के आने से हैदराबाद की राजनीति में मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी की हालत ऐसी हुई कि फिर कभी ये पार्टी AIM-IM के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई। असदुद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में भाई अकबरुद्दीन के बारे में कहा था कि वो मुझसे ज़्यादा काबिल नेता और वक्ता है। जब उनसे अकबरुद्दीन के हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयानों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 1994 में इस्लाम धर्म की आलोचना के बाद लेखिका तस्लीमा नसरीन को अपना देश बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। करीब 1 दशक तक अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में रहने के बाद 2004 में तस्लीमा भारत आई। रेजिडेंट परमिट लॉन्ग टर्म वीज़ा के जरिए भारत में शरण लेने वाली तस्लीमा को इस्लाम विरोधी बताते हुए ओवैसी भाइयों ने कड़ा विरोध किया। अगस्त 2007 में हैदराबाद में तस्लीमा के एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। अकबरुद्दीन ने तस्लीमा के इस कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर तस्लीमा से बदसलूकी की। इस विवाद के करीब 5 साल बाद 24 दिसंबर 2012 को आदिलाबाद की एक सभा में AIM-IM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं।
मोदी है काहे का मोदी, एक बार हैदराबाद आ जाओ बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इस बयान के बाद उन्हें देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में 40 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जब जेल से बाहर आए तो मुस्लिम नौजवानों के बीच उनकी पैठ पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। 2012 में होने वाले हैदराबाद निगम चुनाव में उनकी पार्टी को पहली बार 150 में से 30 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिली। इस तरह हैदराबाद शहर में AIM वहाँ की सत्ताधारी पार्टी TRS के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2016 में पार्टी को 44 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इस चुनाव में TRS के बाद BJP दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में AIM ने हैदराबाद की 6 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे साफ पता चलता है कि हैदराबाद पर ओवैसी और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। छोटे भाई की तरह ही बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। साल 2018 में महाराष्ट्र के लातूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है। उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे गले पर चाकू भी रखेंगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। 2012 में पहली बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर दूसरे राज्यों में AIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस साल महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर निगम चुनाव में 81 सीटों में 11 सीटें AIM ने जीती थी। 2015 में औरंगाबाद की 113 सीटों वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में MIM ने 54 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 26 ने जीत हासिल की थी। इस तरह की जीतों से AIM की हिम्मत बढ़ी और उसे लगा कि महाराष्ट्र में उसके लिए संभावनाएं हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में इनके 4 विधायक लालू यादव की RJD में शामिल हो गए। इस तरह ओवैसी की पार्टी ने हिंदी पट्टी के राज्यों में भी सेंध लगा दी। सीनियर जर्नलिस्ट आशीष दीक्षित एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जैसे जैसे BJP का राजनीतिक दायरा बढ़ा, उसी अनुपात में AIM के भी वोटों का दायरा बढ़ता गया। इसकी वजह यह है कि BJP के आने के बाद 3 तलाक, आर्टिकल 370, CAA, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर BJP ने काम करना शुरू किया। इससे मुस्लिमों के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल बना। परिणाम ये हुआ कि मुस्लिमों के बीच ओवैसी की पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। वहीं BJP महासचिव राम माधव ने ओवैसी के राजनीतिक विस्तार पर एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। उनकी राजनीति भारत के लिए खतरनाक है क्योंकि ये मुसलमानों के बीच अलगाव की भावना को गहरा करती है। माधव ने आगे कहा कि ओवैसी 21वीं सदी के जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इन्हीं की तरह भारतीय मुसलमानों के हितों की वकालत करते थे। जुलाई 2021 में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने दावा किया था कि 4 पीढ़ी पहले असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज हैदराबाद के ब्राह्मण थे। धर्म बदलने के बाद वो मुस्लिम बने। करीब 2 साल बाद अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हिंदू है। इसके बाद दोबारा से ओवैसी के पूर्वजों को लेकर चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीम का नाम तुलसीराम दास था। मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने से पहले वो ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना धर्म बदल दिया था। इस तरह के ट्वीट करने वालों को जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा था, ये मेरे लिए हमेशा मज़ेदार होता है कि जब उन्हें वंश गणना होता है तब भी संघियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी को अपने कर्मों का जवाब देना होगा। हम सभी आदम और हव्वा के बच्चे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है, ये हिंदू फोबिया नहीं है। इससे पहले 2017 में राकेश सिन्हा ने जब ओवैसी के पूर्वजों को हैदराबाद का ब्राह्मण बताया था तो असदुद्दीन ने तब इसका जवाब देते हुए कहा था,
नहीं, मेरे परदादा, उनके परदादा और उनके परदादा और सभी दादा पैगंबर आदम से आए हैं। नवंबर 2018 में कुणाल कामरा को इंटरव्यू देते असदुद्दीन ओवैसी ने इस सवाल का जवाब दिया था। वो कांग्रेस की तरह एआईएम को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति या परिवार के पास यानी सेंट्रलाइज नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। हालांकि ये पूछने पर कि क्या उनके बाद उनका बेटा पार्टी अध्यक्ष बनेगा, ओवैसी ने कहा, मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये हमारी पार्टी तय करती है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। 11 दिसंबर 1996 को फरहीन नाम की लड़की से शादी करने वाले ओवैसी के 6 बच्चे हैं। इनमें एक बेटा और 5 बेटियां हैं। बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है, जिसकी उम्र करीब 13 साल है। 5 बेटियों का नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी है। तो ये थी हमारी ब्लैक एंड वाइट राजनीति की आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।